हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपने सेशन को हम लोग बढ़ाते हैं और अपने सेशन की में आगे की ओर चलते हैं। इस सेशन में हम लोग बता दें कि बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित भौतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा था और इसमें ऑब्जेक्टिव सेशन में इन विद्युत धारा का यह ऑब्जेक्टिव सेशन चलाया जा रहा था। और इसमें आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों में जो आपका बिहार बोर्ड पूछा गया प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हमने चर्चा कर रहा था और डिस्कशन कर रहे थे। इसके साथ साथ उसके जितने भी ऑप्शन बन रहे थे, सभी ऑप्शन पर चर्चा किया जा रहा था। यदि आप हमारे वीडियो को पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आप जो हमारे सेशन को देखने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाने वाला है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन पे देखिए, हमने इसके पहले सेशन में 100 क्वेश्चन तक पूरा कर लिए थे। आज 101वां क्वेश्चन से शुरू होने वाला है, मतलब 101 से शुरू करने वाले हैं। और यहाँ से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दो चार फार्मूले आपको इस सभी प्रश्न में उपयोग होंगे, वो पहले ही आपको बतला देते हैं। कौन कौन सा फार्मूला उपयोग होने वाला है, देखिए। पहला फार्मूला उपयोग होने रहा है ओम के नियम से V बराबर IR, ये उपयोग होने वाला है आपको। फिर अगला है विद्युत धारा बराबर Q/T अर्थात I बराबर Q/T, ये उपयोग होने वाला है। उसके बाद फिर देखिए P बराबर V गुने I, ये उपयोग होने वाला है। इसके साथ साथ और उपयोग होने वाला क्या है, तो N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान व्यंजक होता है जो R/N होता है। देखिएगा ये समांतर क्रम में होगा। किस क्रम में होगा? समांतर क्रम में होगा। और समांतर क्रम में क्या होगा, तो समान प्रतिरोध होगा। तब N समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान ये होगा समांतर क्रम के। लेकिन यही श्रेणी क्रम में जोड़ाता है तो N इंटू R होगा। N इंटू R ये किस क्रम का होगा? श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का इसका में क्या बोलेंगे, तो समान N प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है N इंटू R होता है। ये फार्मूला, इतने फार्मूला आज के सेशन में उपयोग होने वाला है। यदि आप इन फार्मूला से परिचित नहीं है तो इन्हें आप नोट कर लें और इन्हीं फार्मूला का उपयोग करते हुए हम आगे इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक फार्मूला और उपयोग करने वाले हैं जो हमें आगे की ओर बताया जाएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पर फुल हो गया जगह, इसके अगला स्लाइड में हम बताने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, कह रहा है कि जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा क्या है। मतलब खर्च होने वाली ऊर्जा का पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 1 एम्पियर की धारा है और 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित किया जा रहा है, तो उपभुक्त है मतलब उपयोग होने वाला ऊर्जा, उस ऊर्जा को हम लोग निकालने के लिए बात करेंगे। देखिए ऊर्जा निकालना है, लिखिए P बराबर V गुने I, ये है ऊर्जा का फॉर्मूला। द्वितीय ऊर्जा को देखिए ये है, तो P से सूत्र कहते हैं V गुने I। हमारा V कितना है? 1 वोल्ट, एक हो गया, गुने I धारा कितना है? 1 एम्पियर, 1 बराबर कितना हो गया? 1 गुने 1, मतलब हमारा तो कितना हो गया? 1 वाट हो गया। ये हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन ए हुआ 1 वाट। क्लियर है? तो एक फार्मूला का उपयोग हम लोगों ने देख लिया, इसका P बराबर V गुने I का फार्मूला देख लीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये 101वां प्रश्न था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका हमारे पास है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इसको। 102वां प्रश्न आ गए, 1 वाट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है कि वाट WT नहीं है, 1 WH बोलेंगे, वाट घंटा। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर है। यहाँ पे WT नहीं, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस हो गया है। 1 WT नहीं बोलेंगे, 1 WH बोलेंगे। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर है। तो बता दें कि 1 वाट घंटा में 3600 जूल होता है। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा कि 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो बताइएगा 3600 जूल होते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपके सामने रहा बोर्ड पर। ये प्रश्न आप पढ़िए और इसको बढ़िया से समझना है, समझने के बाद बनाइए, क्योंकि ये समझने पर ही आधारित प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। देखिए यहाँ होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। मतलब कह रहा है कोई भी खनिज अम्ल है
उसका अगर जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है, मतलब चालक है, मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है। कोई भी एक खनिज है, खनिज, और उसको जल में घोल दिया गया है, पानी में घोल दिया गया है, और जब इस पानी में करंट दिया रहा है तो जैसे करंट वापस निकल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जलीय, यानी कहेंगे जलीय विलयन विद्युत का चालक, मतलब जलीय विलयन क्या विद्युत का चालक होता है। तो क्या कहता है, तो इस खनिज को हम लोग बोलेंगे या इस पदार्थ को हम लोग बोलेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ। उस पदार्थ का जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी में कोई पदार्थ ले लिए और उसमें डाल के, पानी कहने का मतलब हुआ एसेंस हुआ जो शुद्ध पानी जिसका TDS 0 होना चाहिए, जो हम लोग आमतौर पर बोलते हैं उसको TDS 0 वाला पानी, उस पानी में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें आयन नहीं होते हैं। अब उसी पानी में कोई खनिज को, पदार्थ को डाल रहे हैं और डालने के बाद से वह धारा प्रवाहित हो जाता है तो कहेंगे वह विद्युत अपघट्य पदार्थ है। कैसा पदार्थ होगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन है, ये होगा विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्लियर है। चालक तो ये बता ही रहा है कि धारा का चालन कर रहा है। ये अचालक, अचालक कहने का मतलब धारा प्रवाहित नहीं कर रहा था, कोई कहीं अचालक, लेकिन धारा प्रवाहित हो रहा है, यह विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब नहीं, विद्युत अपघटन मतलब टूटना होता है, टूटता है विद्युत अपघटन में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल्स में, बी औद्योगिक कार्यों में, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये लेड सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको संचायक सेल कहते हैं, यानी लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल, इसी को बोलते हैं संचायक सेल, संचायक सेल कहते हैं। देखिए यह सेल का काम क्या है, संचायक सेल का, ऑटोमोबाइल में कोई भी गाड़ियां होती है उसको स्टार्ट करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा वही सेल उपलब्ध कराता है, वो बैटरी उसको उपलब्ध कराता है, फिर बाद में बैटरी डायनेमो के द्वारा चार्ज हो जाता है। फिर औद्योगिक कार्यों में, औद्योगिक जो उपकरण, उद्योगों में कुछ ऐसे भी मशीन होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए ऊर्जा चाहिए और वह ऊर्जा सेल से प्राप्त होती है, विद्युत से प्राप्ति नहीं हो पाता, या विद्युत हो रहता है तब, लेकिन विद्युत नहीं रहने पर सेल से प्राप्ति होता है, मतलब बैटरी से प्राप्त किया जाता है, मतलब उसको स्टार्ट किया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन दोनों होगा, ए और बी दोनों, मतलब ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करने में भी और औद्योगिक कार्य के जो मशीन कुछ होंगे उसको भी स्टार्ट करने में। तो आपका ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपके लिए अगला ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। ये प्रश्न समानता जनरल प्रश्न नहीं माने जाते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी का प्रश्न इसको माना जाता है। प्रश्न कर रहा है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। कर रहा है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, रगड़ते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वह हो जाता है। मतलब जब किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं और वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो देखिए घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, या कहेंगे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर धन आवेश, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ग्रहण करेगा तो कौन सा आवेश होगा, कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, जो त्याग किया है उस पर धन आवेश और जो ग्रहण किया है उस पर ऋण आवेश। तो देखिए ग्रहण की बात कर रहा है, आपका ऑप्शन होगा ये ऋण आवेश, बी हुआ। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न ये रहा, बोर्ड पर पढ़िए, इसको बनाइए, उसी प्रकार के प्रश्न है, कुछ आपको समय मिल जाता है बनाने के लिए। चलिए अब हम बनाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वे कहलाते हैं, मतलब वे पदार्थ जो घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो देखिए घर्षण के द्वारा जो पदार्थ आसानी से आवेशित होने वाला है तो वो कुचालक पदार्थ होते हैं, वही आसानी से आवेशित हो जाते हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से वह आसानी से घर्षण द्वारा चार्ज हो जाते हैं,
वह कुचालक पदार्थ होगा, मतलब उसको कहेंगे विद्युत रोधी। जैसे कहेंगे कुर्सी, कौन होता है कुर्सी। आप कई शॉर्ट्स भी ऐसे देखे होंगे जिनमें कुर्सी पर बच्चों को बैठा करके गमछी से झाड़ करके उसको चार्ज कर देता है, वो कहता है पैर रखिए, उसको झटका महसूस होता है। इसका मतलब हुआ कुर्सी आसानी से क्या होता है चार्ज हो जाता है। फिर इसके बाद है बैलून, आप सुने होंगे गुब्बारा, गुब्बारा, कंघी। कंघी का प्रयोग तो आप लोग अपने खुद किए होंगे स्कूलों में, घर में भी। बाल में जब कंघी किसे रगड़ते हैं, कलम को रगड़ते हैं तो क्या होता है तुरंत ही आवेशित हो जाता है। अब तिनका को सटाते हैं या पेपर का कुछ टुकड़ा को तो इसमें चिपक जाता है। तो ये पदार्थ क्या है, कौन सा पदार्थ है, जल्दी आवेशित हो गया। तो जल्दी आवेशित होने वाला पदार्थ क्या हो गया, यही विद्युत रोधी है। जैसे में कुर्सी, कंघी, गुब्बारा इत्यादि। कलम भी कह सकते हैं, तो कुचालक है और जल्दी आवेशित हो जाता है। एक आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं, मतलब आसानी से आवेशित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संरचना इसमें नहीं होता है, किसमें, विद्युत रोधी पदार्थ में या कुचालक में। इसलिए आपका ऑप्शन होगा कौन, बी होगा। क्लियर है। ये आवेशित होंगे लेकिन टाइम लगेगा इनको आवेशित होने में। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो अस्थायी होंगे तब फिर चार्ज होगा, आवेशित होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है, मतलब कंटिन्यूअस रूप से धारा कराए उत्पन्न करने वाला मशीन, मतलब लगातार धारा उत्पन्न होते रहे, हम उसको लंबे समय तक प्रयोग में लाते रहें। कौन सा युक्ति है जिसको हम लोग लंबे समय प्रयोग ला सकते हैं। पहला है वोल्टीय सेल, दूसरा सूखा सेल, तीसरा है संचायक सेल, दिन में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा संचायक सेल, क्योंकि संचायक सेल वैसा सेल है जो विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और पुनः विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन ये वोल्टीय सेल और शुष्क सेल ऐसा सेल है जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और पुनः विद्युत रसायन में नहीं बदलता है, मतलब एक बार उपयोग लाते हैं, दोबारा उपयोग में नहीं आता है। लेकिन संचायक सेल होता है इसको बार बार उपयोग में लाते हैं, खत्म हो जाता है तो उसको फिर चार्ज कर दीजिए, फिर खत्म हुआ फिर चार्ज कर दीजिए, इसको सतत प्रयोग में लाते रहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन होगा कौन, सी। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, ये रहा बोर्ड पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको लगाइए, पहले प्रश्न को पढ़िए और बनाइए प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए। सर प्रश्न करा, पढ़ते हैं प्रश्न को। ओम के नियम में अचर राशि क्या है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है। आपका ऑप्शन है ए प्रतिरोध, बी ताप, सी धारा, डी में से कोई नहीं। तो बता दें ओम का नियम परिभाषा कहता है कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब नियत ताप पर, ताप मतलब नियत होता है, अचर क्या होता है, क्या होता है तापमान अचर होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन होगा, ये होगा, ये ताप क्या होता है, अचर होता है। थोड़ा सा इसमें और हम बढ़ के बता दें। देखिए फार्मूला होता है नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर का समानुपाती होता है, मतलब यही समानुपाती आई होता है। ये विभवांतर का समानुपाती कौन हो गया, धारा। जब यही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक यहाँ पे नियतांक लाते हैं आर, क्या लाते हैं आर। तो आर नियतांक है, देखते हैं वी बराबर होगा आई इंटू आर, ये आई हो गया आगे, ये आर पीछे कर सकते हैं। तो वी बराबर हो गया आई आर, जहाँ आर क्या है नियतांक है और नियत क्या है तो तापमान है। कौन है, नियत क्या है तापमान। देखिएगा इसमें दो प्रश्न पूछ सकते हैं, आपसे पूछेगा कि नियत क्या होते हैं, नियत तो बोलेंगे ताप टेम्परेचर। नियतांक क्या होता है, नियतांक तो नियतांक बोलेगा ये आर यानी ये होता है नियतांक होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है नियतांक होता है। क्लियर है। दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं ओम के नियम से। एक प्रश्न आपको ग्राफ वाला पूछ लिएगा कि ओम के नियम में जो ग्राफ खींचते हैं वह ग्राफ किस आकृति का होता है, सरल रेखा, वक्र रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसे कई ऑप्शन होंगे जो ओम के नियम से आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल आपका यहाँ आंसर हुआ है ताप। अचर कौन रहता है, अचर को ही नियत बोलते हैं या इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्या हमारे यहाँ पे रहता है तो कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर अर्थात ताप रहता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके रहा, ये बोर्ड पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न पढ़िए इसको, प्रश्न को आंसर दीजिए। कुछ समय के लिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। देखिए यही प्रश्न फिर वापस आ गया, अभी हम बोल रहे थे इसकी चर्चा कर ही रहे थे कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है, आलेख खींचा जाता है, वह आलेख की आकृति कैसी होती है, विद्युत धारा और किसके बीच, विभवांतर के बीच। तो देखिए ओम के नियम में जब हम लोग विद्युत धारा, देखिए विभवांतर और
धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा में प्राप्ति होता है। इसीलिए कहते हैं कि V समानुपाती I है। समानुपाती I कहने का मतलब V समानुपाती I, मतलब जितना अगर धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटाएंगे विभवांतर घटेगा, मतलब समान अनुपात में। एक राशि को बढ़ाएंगे दूसरा राशि बढ़ जा रहा है तो समान अनुपाती कहते हैं, एक राशि घटाएंगे दूसरा राशि घट जा रहा है तो उसी को भी समान अनुपाती कहते हैं। तो इसलिए कैसा होगा ग्राफ इसका, तो सरल रेखा में होगा। देख लीजिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल रेखा का, सरल रेखा का ग्राफ है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, ये सरल रेखा में होगा। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न है हमारे पास। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो इसी प्रश्न का हमने पहले शुरुआत के समय में आपको फार्मूला दिए थे, ताकि फार्मूला याद रहेगा तो अच्छा से बना पाएंगे इसको। नहीं तो आपको फार्मूला सिद्ध करना पड़ेगा, फिर फार्मूला सिद्ध करके बाद फिर मैथ में इसको उपयोग करना पड़ेगा, तब आगे बना सकते हैं। प्रश्न करा है R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को। देखिए कोई एक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोधकता कितना यहाँ पे है, R ओम है, यानी R ओम प्रतिरोध है। कितना है, R ओम प्रतिरोध है, मतलब R का मान दिया गया है R ओम, जो R1 का मान है R ओम है। कर रहा है प्रतिरोध N प्रतिरोधों को, मतलब इसकी संख्या कितना है N, ऐसा ऐसा के गो है तो N प्रतिरोध है। अब संख्या कहने का मतलब N प्रतिरोध है, N प्रतिरोध है, मतलब ये संख्या क्या है N, संख्या मतलब N भी कहते हैं, और के गो है N मतलब अनंत कह सकते हैं। N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। देखिए तब देखिए R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R/N। क्या होगा, R/N। अगर इसी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते तो लिखते N × R, ये होता है श्रेणी क्रम का, ये होगा समांतर क्रम का। दोनों का याद रखिएगा, श्रेणी क्रम का सीरीज में है, पैरेलल में है। श्रेणी क्रम में पूछेगा तो N × R, कब, जब N मतलब समान प्रतिरोध के N तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब कहेंगे N × R या R × N होगा। फिर अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R/N होगा। तो आपका ऑप्शन देखिए R/N किस में है, पहला N R तो नहीं, श्रेणी क्रम का ही नहीं होगा, B N/R नहीं, ये C होगा R/N। आपका ऑप्शन होगा ये R/N, क्योंकि यहाँ R छोटा r है इसलिए यहाँ पर छोटा r होगा। आपका ऑप्शन कौन होगा, C R/N। ये फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, आपको अगला प्रश्न दे रहा बोर्ड के पास, पढ़िए इसको और बनाइए। ये नॉर्मल इस सब को जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप लोग इसको जानिएगा घरेलू उपयोग के लिए भी। प्रश्न कराए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है वह, मतलब अपने घरों में हम लोग जो विद्युत आपूर्ति करते हैं वह क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन यह है 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा, तो जो हमारे ट्रांसफार्मर से जो लाइन आता है तो दृष्ट धारा तो नहीं होता, वो ऐसी धारा होता है, प्रत्यवर्ती होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत है। फिर करा 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा, नहीं, 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा बैटरी का होता है। जो आप घरों में अगर सेल का प्रयोग कर रहे होंगे, संचायक सेल का, तो उसमें क्या 12 वोल्ट का होगा, और उसमें क्या होगा, दृष्ट धारा होगा, DC होगा, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, तो हाँ, जो अपने घर में हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत धारा वो 220 वोल्ट की होती है। अगर इसकी आवृत्ति हम बता दें तो इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। देखिए घरों वाला विद्युत धारा से कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछेगा कि आपके घर मतलब घरेलू पर उपयोग में लाया जाने वाला धारा के विभवांतर कितना होता है, तो बताइएगा 220 वोल्ट। आवृत्ति कितनी होती है, तो बताएंगे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। और इसका पूछेगा ध्रुवता कितना होता है, तो ध्रुवता बताइएगा 100 होता है। ध्रुवता कितना होता है 100, क्योंकि 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, इसका मतलब यह धारा 50 बार हाई हो रहा होगा, 50 बार लो हो रहा होगा, तो 50-50 दोनों मिला के कितना हो गया 100, इसलिए इसकी ध्रुवता कितना होता है 100 होता है। तो 3 चीज़ से पूछ लिया जाएगा, ध्रुवता पूछेगा, आवृत्ति पूछेगा, विभवांतर पूछेगा। ध्रुवता, आवृत्ति और विभवांतर। ध्रुवता कितना होता है 100, आवृत्ति कितना होता है 50 हर्ट्ज, और विभवांतर कितना होता है 220 वोल्ट। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन होगा, ये 220 वोल्ट होता है। अगर घरेलू परिपथ से तार पूछता है कि हरे रंग का तार, काले रंग का तार और एक और होता है लाल रंग का तार। देखिए घरेलू परिपथ में जो वायरिंग किए होते हैं तो 3 रंग के तार का समानता होता है, एक हरा रंग का तार, एक काला रंग का तार, एक होता है हरा हो गया, काला हो गया, एक लाल रंग का तार, यही 3 तार होता है। हरा तार को बोलते हैं भू-स्पर्क तार। भू-स्पर्क तार मतलब ये एक्स्ट्रा करंट किसी उपकरण से निकल रहा होता है तो उसको अंदर पृथ्वी के ले जाता है या वापस उसको ट्रांसफार्मर के पास ले जाने का काम करता है। ये काला तार क्या है, तो काला तार को हम लोग उदासीन तार कहते हैं।
उदासीन आम बोलचाल की भाषा में इसी को हम लोग ठंडा तार कहते हैं। बोलते हैं कि ठंडा अर्थिंग, इसी को बोलते हैं। काला तार को रहता है, इसी में रहता है। और लाल तार में इसी को विद्युन्मय तार कहते हैं, मतलब इसी में 220 वोल्ट की आवृत्ति इसी में होती है। काला तार में विभवांतर शून्य होता है। और ये हरा तार सामान्यतः हम लोग घरों में जो करते हैं वायरिंग, मिस्त्री जो नॉर्मल होते हैं वो हरा तार का प्रयोग नहीं करता है, दुए तार लेके आता है। लेकिन 3 तार होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा करंट को बॉडी सर्किट से, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बॉडी से बाहर ले जाने के लिए होना चाहिए। तो इस प्रश्न अगर इसी से पूछे जाते हैं तो आप अवश्य इसको बना लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है आर प्रतिरोध के, देखिए प्रश्न क्या पूछा रहा है, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काट कर, मतलब कोई पहले से एक प्रतिरोध था उसको 10 भाग में टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया गया है, काट कर भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। मतलब देखिए पहले से प्रतिरोध का मान कितना था, आर था। ये क्या था, पहले से आर था, लेकिन बाद में आर डैश का मान कितना होगा, इसको 10 भागों में बांट दे रहा है तो आर बटा 10 होगा, मतलब 10 भागों में बांट दिएगा। पहले कितना था, आर था, अब कितना कर दिया गया, आर बटा में 10, यानी 10 को भागों में कर दिया गया। यानी आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काट दिया गया है। क्या भागों में काट दिया गया है, 10 भागों में काट दिया गया। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ से होगा आर बटा या 10, और इसकी संख्या पूछा जाए तो 10 को हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 10, मतलब 10 को हो गया। अब इसी को कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो समान एन समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका व्यंजक हमने बताया होता है आर बटा में एन, आर बटा में एन। अब देख लीजिए आर का मान कितना है, देखिए इस समांतर क्रम का व्यंजक होगा, आर का मान है आर बटा 10, देखिए आर बटा में 10, ये किसका हो गया, ये केवल आर का मान हुआ, आर बटा 10। अब देखा जाए एन का मान, तो एन का मान कितना है, देखिए एन का मान देखेंगे, एन का मान कितना है 10, तो बटा में कितना होगा 10, कितना होगा बटा में हो जाएगा 10। अब इसको देखा जाए, अब आर बटा कितना हो जाएगा 100, आर बटा में 100 हो गया। अब इस आर बटा में 100 है तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 हो गया, इसको दशमलव में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 ओम, कितना हो जाएगा 0.01 ओम। याद रखिए ये फार्मूला किसका है, तो समांतर क्रम का है, क्योंकि 10 भाग में बांटा गया है तो जो आर का मान होगा आर बटा 10 होगा, प्रत्येक टुकड़ा हुआ कितना होगा आर बटा 10। ऐसा संख्या को हो 10 हो संख्या, मतलब एन का मान कितना है 10, और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है आर बटा एन, यही आर का मान दिया गया है आर बटा 10, आर बटा 10, एन का मान क्या 10, तो ये 10 नहीं चल जाएगा तो हो गया आर बटा 100, यानी 1 बटा 100 कह सकते हैं आर हो गया। तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.01, देखिए ऑप्शन क्या है 0.01, ऑप्शन किस में है 0.01 हो गया आर में, यही होगा ऑप्शन होगा ये बी 0.01 आर। यहाँ ये आर का मान आ रहा है वो रहता ना, यहाँ पे आर का रहेगा, आर ही है प्रतिरोध का मान, 5 ओम 10 ओम में करके आर ही कह दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन होगा कौन 0.01 आर। क्लियर है, ध्यान से इसको जब फार्मूला याद रहेगा तो बना लीजिएगा, ये फार्मूला पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात यहाँ डिपेंड कर रहा है कि पहले आर था लेकिन अब 10 टुकड़े में बांट दिया गया है तो आर बटा 10 हो गया, आर डैश का मान कितना हो गया आर बटा 10। अब संख्या से कितना हो गया 10 हो गया, 10 टुकड़े में बांट दिया तो लंबाई तो कम जाएगा ना, ये लंबाई इसका घट गया, समझिए। चलते अगला प्रश्न की ओर, आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा बी होगा, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न है एक आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटा गया, आपकी एन भागों कहा गया 10 भागों में नहीं, एन भागों में काटा गया है। तो एन भागों में काटा गया है तो जो आर का मान होगा, देखिए आर का मान हमारे पास जो होगा तो होगा क्या चीज आर बटा में एन होगा। अगर 10 भागों में काटता, देखिए आर डैश कहेंगे, पहले से तो आर था लेकिन अब की आर डैश का मान कितना होगा आर बटा एन, मतलब एन भागों में काटा गया है। इसके पिछला प्रश्न में क्या था, उसमें 10 भागों में काटा गया था तो बटा में 10 लगाए थे, यहाँ एन भागों में काटा गया तो बटा में क्या हो गया एन हो गया। फिर कराए जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जुड़ाता है, मतलब फिर इन्हें समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। अब इसकी संख्या पूछा जाए, संख्या तो संख्या कितना होगा एन होगा, मतलब एन का मान एन ही रहेगा, एन का मान क्या होगा एन, क्योंकि एन भाग में बांटा गया तो एन रहेगा। जैसे 10 भाग में बांटा था तो 10 रहा था, 20 भाग में बांटा तो 20 रहेगा, यहाँ एन भाग में बांटा था क्या होगा एन हो गया। अब करा कि इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला ही होता है कि जब समान एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका व्यंजक होता है आर बटा एन, क्या होता है आर बटा में एन। देखिए यही आर का मान कितना है आर बटा एन, इसका आई आर का मान है आर बटा एन, तो ये आर बटा एन,
एगो पहले से n बटा में है तो नीचे हो गया n, मेन बटा ये है तो होगा r बटा में n का स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन होगा r बटा में n का स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन है कौन, डी, r बटा n का स्क्वायर। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा कि टुकड़े में बांटा गया है। दूसरा फिर फार्मूला ध्यान देना है। अब इतना ध्यान रख लेते हैं तो बन जाता है। साधारण प्रश्न नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न देखते हैं स्किप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। इसको फार्मूला याद रखिए, ये ध्यान रखिएगा तो आपसे बन जाएगा। चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ लिया गया प्रश्न में। प्रश्न ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ना, अभी लास्ट सेशन है इस टॉपिक का, समझे तो लास्ट है। लास्ट में थोड़ा सा प्रश्न की जो क्वालिटी होती है या इसका कठोरता कहें तो बढ़ जाता है। प्रश्न कर रहा है, देखिए 0.012, देखिए यहाँ पे 0.012, यहाँ पे 2 दिया गया है ना, ये ओम है, ओम कहेंगे। थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट क्या हो गया है, 0.01 ओम हो गया का एक प्रतिरोध, मतलब ये R1 का मान हो गया, R1 बराबर हो गया 0.01 ओम। फिर कह रहा है 1 के 2 यहाँ पे ओम का काम करेगा, तो यहाँ R2 का मान हो गया, R2 बराबर कितना, 1 के ओम, 1 के ओम के प्रतिरोध के साथ है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अभी दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोग प्रतिरोध का होगा, मतलब दोनों मिला के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अभी दोनों प्रतिरोध को देखो, R1 का मान कितना है तो 0.01 ओम, R2 का मान कितना है तो 1 के ओम। 1 के ओम कहने का मतलब 1 किलो ओम, और 1 किलो ओम कहने का मतलब 1000 ओम। 1 किलो ओम कहने का मतलब कितना, 1000 ओम। क्लियर है। आई हो गया R का मान है, R1 का मान है तो 0.01 ओम। अब दोनों को किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, लटका के जोड़िए, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है कि इसका समांतर क्रम का व्यंजक। अब समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लिखेंगे यहाँ से 1/r, लिखते हैं 1/r बराबर 1/r1, 1/r1, R1 का मान कितना है 0.01 ओम, कहेंगे 0.01 ओम हो गया। अभी ओम फिलहाल हटाए थे ताकि ये तो फिक्स है, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण से प्लस। अब यहाँ 1/r2, R2 का मान कितना है 1/1000, 1 में 1000, 3 0 होगा 1000। अब देखिए लिखेंगे 1/r बराबर होगा, लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर है तो 2 को 0 बन जाएगा, क्योंकि 10 दशमलव को आधे यहाँ पे 2 है, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना हो यहाँ पे 1000, ऊपर कितना होगा, ये है 1, ध्यान दीजिए कहाँ पे ये दोनों का लघुत्तम लिया गया है, तो हुआ 1000 हो गया। अब ये दोनों का लघुत्तम ये हो बच गया 1 और 1000, लघुत्तम में कितना हो 1000, इसे गुना करेंगे तो कितना होगा 1000 में 100 से गुना, तो 1 2 3 4 गया, और 2 को 0 प्लस 3 को 5 प्लस में 1। अब उसके बाद देखिए कितना होता है ऐसे, थोड़ा सा इसको फिर से मिटा के इधर लिख देते हैं। ये प्रश्न में ना दोनों को ध्यान दीजिएगा, R1 का मान दिया गया है और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, R1 है ये R2 है, 1 किलो ओम है, तो R1 प्लस R2 जोड़ने के लिए लिखेंगे, इसको अभी नहीं लिखते ठीक, खाली डायरेक्ट ये लिखते हैं 1/r1। R1 का मान कितना है देखिए लिखा है 0.01, 0.01 हो गया, प्लस में 1/r2, 1/r2 का मान कितना है, R2 का मान हो गया 1000 ओम, 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम, 1000 ओम। अब ये 1/r का मान है, घेरना हटाते हैं, 1/r का मान है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट छिपा हुआ है। 1/r का मान है, R का मान 1/r का मान, तब लिखेंगे 1/r बराबर, इसको दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो जगह ऊपर 2 0, ऊपर होगा 100, नीचे बटा में होगा 1, बराबर होगा 1 में 1000। तो लघुत्तम लेंगे दोनों का तो यह 1000, अब यहाँ से कटेगा 1000 में तो आएगा, तो ऊपर आएगा 1000 में 100 से गुणा करते 1 और 5, 1 2 3 4 5 प्लस में आएगा 1, तो हमारे पास आ गया ऊपर होगा 1, 1 पर 5 0 था तो 1 जोड़ देंगे, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, उधर फुल हो जा रहा है बार बार, तो 1 पर 1 2 3 हो गया 4 1, इतना हो जाएगा, लेकिन 3 2 0 यहाँ था, 3 0 था, तो 3 2 5 0 हो गया, और 5 0 में 4 को 0 एगो 1 हो गया, बटा में कितना हो गया, बटा में हो गया हमारे पास देखिए 1 पर 3 0, 1 पर 1 2 3 0। अब इसको हटाएंगे, इसको तो दशमलव बैठाएंगे ऊपर, तो 1 2 3 1 2 3, तो कहेंगे 100.001 ओम होगा, ये आपका ऑप्शन होगा 100.001
001 ओम। तो इसमें कोई ऑप्शन में दिखाया नहीं गया है, इसलिए आपका ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, या तो चेंज करिएगा ऑप्शन या तो पर्सन चेंज कीजिएगा, दो में से कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पे होगा ऑप्शन आंसर 100.001 ओम होगा, 100.001 ओम। इसको आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि समांतर क्रम का यही फार्मूला होता है और इसी पर सेट होगा। चलते अगला प्रश्न क्यों, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, लगभग में मान सकते हैं, लगभग कितना है 100 कह सकते हैं, तो 100 लगभग, हाँ ऑप्शन ए कह सकते हैं कि लगभग ए में है, तो 100 ओम कह सकते हैं, लगभग में 100 ओम कह सकते हैं, क्योंकि 0.001 है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, 100 के नज़दीकी में है, तो 100 कह सकते हैं, इतना तो कम होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन होगा ए। क्लियर है। चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न है दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, तांबा के दो तार है, समान लंबाई का है, दोनों का लंबाई बराबर है, पहला दूसरे तार के से दुगना मोटा है, पहला तार है जो दूसरे तार से दुगना मोटा है, मतलब जो पहला का जो लंबाई है L1 का लंबाई है L है, और L2 का लंबाई जो है जो कह रहा है कि दूसरे तार से दुगना है, जो कह रहा है दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, समान लंबाई के हैं मतलब लंबाई दोनों का समान है, लेकिन पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है, लंबाई दोनों का समान है, L2 का मान भी L है, लेकिन मोटाई पूछा रहा है, तो पहला दूसरे से दुगना मोटा है। मोटाई की बात की जाए, चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई बी, तो पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है, तो पहला बी होगा 2L, और दूसरा कह रहा है बी, आई दूसरा के एक को बी, मतलब ये कहेंगे B1 का मान हो गया पहला B1, B2 हो गया चौड़ाई L, है कि दुगना मोटा था, इसको से दुगना हो गया, तब कह रहा है दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा। अब दोनों तारों का प्रतिरोध L1 और L2 के प्रतिरोध का अनुपात निकालना है, L1 और L2 के प्रतिरोध। देखिए तो प्रतिरोध का फॉर्मूला था A बराबर था रो L बटा में A, रो L बटा में A, ये हो गया बटा में होगा, ये R1 का होगा, ये R2 दूसरा का होगा R2 का, इसको भी कहेंगे रो L बटा में क्या होगा A। देखिए अब एगो में अगर एरिया अगर इसका निकालते हैं दूसरा का, ये L2 और B2 दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, है ना, देखिए L2 और B2, यह L1 और B1, L1 और B1, तो दो है, इसमें कहा था पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है, ये पहला था दूसरे तार से दुगना मोटा था। अब देखिए यहाँ पे तो R1 बटा R2 मतलब R1 अनुपात R2 हो गया, तो ये रो से रो कटेगा होगा, L से L कटेगा, अब बचेगा यहाँ से 1 बटा में A, ये A का मान कितना है, A पहल का एरिया का मतलब L1 गुना B1, पहल का एरिया का मतलब क्या हो गया L1 गुना B1, मतलब इसको डायरेक्ट करते हैं 1 बटा, इसको लिख सकते हैं L1 गुना B1, L1 इंटू B1 हो गया बटा में, R2 का मान कितना है तो 1 बटा R2 को ये यहाँ पे A है दूसरा होगा, तो यहाँ इसके लिए होगा तो L2 गुना B2, देखिए यहाँ पे L2 गुना B2, L2 गुना होगा B2, क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, आयताकार तार होगा तब। अब देखिए नीचे है L2 गुना B2, L2 गुना B2, L2 गुना B2 बोला, तो L2 में देख लीजिए कितना होगा L2, ये है L2 में L, इसको फिर से एक बार क्लियर बनाते हैं, थोड़ा जगह कम रहने के कारण से। अगर देखा जाए दोनों की लंबाई तो यहाँ से लिखेंगे R बराबर, R देख लेते हैं, R बराबर रो L बटा में A, ये हो गया पहला का, दूसरा होगा R बराबर रो L बटा में A, ये R2 का मान होगा, R1 का होगा, ये R2 का होगा। अब दोनों में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, अब दोनों का लंबाई सेम है तो लंबाई काटते हैं, दोनों का लंबाई बराबर है, लंबाई खत्म हो गया। अब खाली क्षेत्रफल में बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा तो क्षेत्रफल को डिपेंड करना पड़ेगा, इसको क्षेत्रफल में बराबर करेंगे तो R1 और R2 का अनुपात, तो पहला का क्षेत्र देखेंगे इसका तो 1 बटा A ही रहेगा, और इसका हो जाएगा 1 बटा, एक क्षेत्रफल एरिया होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो 1 बटा यहाँ करेंगे A रहेगा, लेकिन यहाँ पे दुगुना है तो यहाँ कितना होगा 2 गुण के स्क्वायर, यहाँ एरिया होगा स्क्वायर में, तो होगा 2 दूनी 4, 1 बटा होगा यहाँ से 1 बटा में A हो गया। अब ए की मोटाई क्या है, पहला तार यहाँ से कर पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है, तो मोटा दुगना हो जाए, तो दुगना मोटा होने के कारण से इसका क्षेत्रफल दुगना होगा, लेकिन A का स्क्वायर होगा
बटा में 1 बटा 1 का स्क्वायर, तो हो गया यहाँ से ये रहेगा, 2 गुना है तो इसका स्थान पर 2 आ जाएगा, मतलब 1 बटा में 2 का स्क्वायर बटा में 1 बटा में यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a, तब ये चलेगा ऊपर ए बटा में होगा 4a, ए से 1 खत्म, बचेगा 1:4। तो आपका ऑप्शन है किस में आएगा, 1:4, ऑप्शन बी है आपका 1:4। क्लियर है। इस प्रश्न को थोड़ा सा बढ़िया सुनाइएगा क्योंकि इसमें दिया गया है मोटाई के बारे में दिया गया है, मोटाई कौन है, तो मोटाई बढ़ाने से त्रिज्या बढ़ जाता है, दुगुना है तो त्रिज्या बढ़ जाता है, इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा हमको वहाँ पे। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 200 वोल्ट 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 माइक्रो कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा, मतलब कार्य का मान पूछा रहा है, विभवांतर का मान पूछ रहा है, भी का मान कितना है तो 200 वोल्ट है। फिर पूछ रहा है बिंदुओं के बीच आवेश को, कितना आवेश है तो Q बराबर, देखिए आवेश का मान है 5 mc, m का मतलब माइक्रो कूलम, इसको चेंज करेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 कूलम हो गया, तो 5 10 पावर -3 कूलम। अब इसके बाद पूछा रहा कि ले जाने में किया गया कार्य का मान होगा, कार्य पूछा गया। देखिए फॉर्मूला होता है V बराबर होता है W/Q, फॉर्मूला तो यही W का मान पूछेगा कार्य, तो W में 1 से होता है, W बराबर क्या होगा V इंटू होगा Q, हो गया। V का मान कितना है 200 इंटू Q का मान कितना है तो 5 × 10 के पावर -3 हो गया। अब देखिए 10 के पावर -3 है तो प्लस में नीचे आ जाएगा, तो होगा 200 × 5 × 1 बटा 10 के पावर होगा +3, मतलब 10 के पावर 3 का मतलब 1000 कहेंगे, 10 पर 3 जीरो, तब यहाँ से 1 0 2 0 1 0 0 खत्म, ऊपर होगा 5 बचे 25, 25 बटा में कितना बचा 10, तब 25 बटा में 10 देखा जाए 5 माइक्रोकूलम था, सॉरी 5 है माइक्रोकूलम है, 200 वोल्ट 5 माइक्रोकूलम, तो 5 दूनी 10 होगा 25 नहीं, 2 × 5 5 दूनी 10, ऊपर 10 होगा और नीचे बचेगा 10, कट गया तो कितना आएगा 1, इसलिए आपका ऑप्शन होगा A C होगा 1 जूल, क्योंकि 2 में 5 से गुना किया 2 × 10, और यहाँ पे नीचे ये 2 0 से 2 0 कट गया था तो 2 × 10 हो गया और नीचे बचा 10, तो 10 बटे 10 बचा 1। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन होगा कौन 1 जूल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न है थोड़ा सा, ये प्रश्न है न्यूमेरिकल वाला होता है और इसमें मैथ एंट्री करा जा रहा है, मतलब साइंस में इसको न्यूमेरिकल वाला प्रश्न बोलते हैं, अंकित प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें मैथ की तरह ये भी समझना पड़ेगा। करा कि यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो, 2 मिनट में 48 कूलम आवेश, मतलब समय का मान दिया गया यहाँ पे, समय का मान 2 मिनट हो गया, और कूलम का मान आवेश कितना दिया गया है Q बराबर कितना दिया है 48, 4 है 48 कूलम हो गया। तब समय को हम मिनट में सेकंड रखेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 60 दूनी 120 होगा सेकंड। यहाँ आवेश का मान कितना हो गया 48। तब पूछा धारा का मान, तो देखिए फॉर्मूला होता है धारा I बराबर, I का मान कितना होगा, धारा का मान पूछा गया है, लिखिए विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर Q बटा में T, तो आवेश Q कितना है देखिए 48 कूलम बटा में T समय कितना है 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। अब काटेंगे इसको 12 से 12 चौके 48, 12 10 का 120 आएगा 4 बटा में 10, इसको ऊपर करेंगे तो इसके बराबर 0.4 एम्पियर। धारा का मान कितना गया 0.4, किस में ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी है 0.4 एम्पियर। क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखिए I बराबर Q बटे T, ये T है, तब आएगा ऑप्शन 0.4 एम्पियर। चलते अगला प्रश्न क्यों, देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर बन गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, कोई विद्युतीय बल्ब है, उस बल्ब के तंतु में कितना एम्पियर का रहा है 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होता है, मतलब यहाँ पे जो I का मान दिया गया है I बराबर 0.2 एम्पियर, और कह समय का मान T का मान दिया गया है 5 मिनट तक, NUTES मिनट हो गया, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुना में कितना करते हैं 60, मतलब 300 सेकंड, 300 सेकंड तक होता है।
तो विद्युत आवेश का मान पूछा रहा है, आपकी आवेश का मान पूछा कितना आवेश होगा, तो फिर लगा फॉर्मूला आई बराबर हो गया फॉर्मूला क्यू बटे टी। यहाँ से किसका मान पूछा गया, आवेश का, क्यू का, तिरछे गुना करेंगे तो क्यू बराबर होगा आई इंटू टी। तो आई इंटू टी, आई का मान कितना है देखिए 0.2 गुना टी का मान कितना किया 300, बटा इधर हटाएंगे 2 बटा में 10, 1 से 0 खत्म, तो 30 2 तो कितना होगा 30 दूनी 60, यानी 60 कूलम आवेश होगा। कितना कूलम, 60 कूलम आवेश होगा। तो आपका ऑप्शन देखिए सी है 60 कूलम आवेश। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए आज का लास्ट प्रश्न होगा ये प्रश्न, इस प्रश्न को आप बनाइए। प्रश्न में क्या पूछा रहा है, ये आखिरी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी होने वाला है क्योंकि समय भी हो चुका है। आज यहीं तक रहेगा, यानी 120वां प्रश्न तक इसको मार्क कर रखिएगा। प्रश्न है किसी प्रतिरोध के दो सिरों से, प्रतिरोधक के दो सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध बताना होगा। मतलब पूछा रहा है यहाँ से विभवांतर भी का मान दिया गया कितना 12 वोल्ट, फिर धारा का मान कितना दिया गया है 0.4 एम्पीयर। अब यहाँ आर का मान पूछा है, आर बराबर वाट, यही आर का मान पूछा है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। तो देखिए ओम के नियम से फॉर्मूला होता है, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से लेंगे तो होता है V बराबर होता है आई इंटू आर। V बराबर क्या होता है आई इंटू आर। तब V का मान दिया कितना 12 वोल्ट बराबर आई का मान कितना है 0.4 एम्पियर, एम्पियर भी हटाते हैं भैया इंटू आर, आर तो रहेगा यहाँ से, यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे बेटा कितना है 10, तो ऊपर होना बच गया, काट देंगे इसको 4 3 12, तो 3 दहा का 30, नीचे होगा कितना 30 बराबर कितना होगा आर। तो आर का मान कितना हो गया 30, यानी आर का मान कितना हो गया 30 ओम। प्रतिरोध ना है इसलिए इसका मात्रक लगा देंगे 30 ओम। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन कौन है, आर का मान 30 ओम, 6 3 9, यह लास्ट डी 30 ओम। तो आपका ऑप्शन होगा डी 30 ओम। क्लियर है। सेशन यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से निरंतरता बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।